प्रोग्रेशन, हर सीन के अंदर जूम इन कैसे होता है. मतलब एक्चुअली आई फील कि गुरुदत्त अपने दिमाग में जो वो कहना चाह रहे थे एज अ स्टोरी, वो कैमरा के थ्रू कह रहे थे. फिर ब्लैक एंड व्हाइट में आप किस तरह के फ्रेम सेलेक्ट करते हो टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, किस तरह के कलर पैलेट सेलेक्ट करते हो आप, वो सब भी है. भारत के बारे में बताइए 50s 60s 70s 80s 90s 2000 2010s पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हर कोई फिल्म स्कूल नहीं जाएगा. करेक्ट. जो भी आपने सीखा. आई थिंक हमने शुरुआत बहुत कमाल की थी. ऑफ कोर्स 31 में हमने आला मारा बनाई थी पहली टॉकी हमारी, पर उसके बाद जो 50s 60s का दौर था बहुत अच्छा था. मतलब सिर्फ यहाँ नहीं, रीजनल लैंग्वेज में भी जो फिल्म्स बन रही थी वो भी बहुत अच्छी. रे, घटक, सत्यजीत रे की आपू ट्रिलॉजी वो ज़रूर देखिए. ऋत्विक घटक दा की मेघेडा का तारा, नागरिक, रिवर कॉल्ड टीटस, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स बना रहे थे. थोड़ा सा पॉज करें 50s और 60s पे. मेरे ख्याल से हैवी फिल्म्स, इम्पैक्ट ड्रिवन फिल्म्स, ये मैंने पढ़ा है. इम्पैक्ट ड्रिवन थी, बट हाँ बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिल्म्स थी. मतलब पाथिर पांचाली देख के बाहर भी सब हिल गए थे कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई फिल्म बनी है. फिर ऋत्विक घटक साहब की फिल्म आई, तो ये हमेशा चलता रहता है कि हुज बेटर, घटक और रे, ये एक कंपैरिजन हमेशा रहता है. उसके बाद आई थिंक 70s भी बहुत अच्छा था. 70s में जब मनमोहन देसाई, हालांकि कमर्शियल सिनेमा था लेकिन थी, कमाल की स्टोरीज थी. यश चोपड़ा जी जो बना रहे थे, मनमोहन देसाई सर जो बना रहे थे, और एक तरफ श्याम बाबू आ गए थे, कुमार शानी आ गए थे, गोविंद निलानी जी आ गए थे, तो ये सब बना रहे थे. तो बहुत कमाल का दौर था कि दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल सिनेमा साथ में चल रहा था. फिर 80s में आई थिंक धीरे धीरे हमने कुछ हुआ हमारे सिनेमा को. आई वोंट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई वोंट से कि वो ख़राब था कि अच्छा था, लेकिन जो एक तरह की स्टोरी टेलिंग थी ना, उसमें बहुत बदलाव आ गया. 80s 90s में बहुत बदलाव आया. फिर हमको पता ये वो सब फिल्म तो ऑफकोर्स हम सब ने देखी हैं 90s की, जिस पे हम बड़े हुए हैं. प्यार वाले फिल्म. हाँ, प्यार वाले फिल्म, हीरो हीरोइन विलन कि ये जो एक फॉर्मूला होता था, इस पे हम बड़े हुए हैं. लेकिन लकीली 2000 में फिर एक नई जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स आए. दिबाकर, इम्तियाज़, विशाल सर, अनुराग कश्यप सर, ये सब आए, हंसल मेहता, अनुभव सिन्हा. इन्होंने सिनेमा की लैंग्वेज वापस, रामू, आई थिंक द बिगेस्ट नेम वाज राम गोपाल वर्मा. दैट मैन हैज़ चेंज्ड, ही हैड चेंज द लैंग्वेज ऑफ सिनेमा. उन्होंने स्टोरी टेलिंग की परिभाषा को विद सत्या बदल के रख दिया था. विद शिवा फर्स्ट, बट सत्या वाज ऑफ कोर्स द फर्स्ट लाइक हिंदी फिल्म, लैंग्वेज फिल्म जो इतनी बड़ी चली भी थी, हिट हुई थी. तो फिर से सिनेमा जो है हमारा 70s में जो हमने छोड़ा था ना, वो वापस आ गया था. लेकिन अब अच्छी बात क्या हुई थी कि ये सिनेमा बॉक्स ऑफिस पे भी चल रहा था, विच इज़ ग्रेट. तो आई थिंक वो अभी तक कंटिन्यूटी में है लकीली. सिनेमा मुझे लगता है कि हर 15-20 साल में बदलता है, जो कि अच्छा भी, बदलना भी चाहिए. परिवर्तन संसार का नियम है, उसमें सिनेमा में भी आना चाहिए. वो बदलता है. तो फिर वो सिनेमा वापस से अभी उसी दौर पे चल रहा है जहाँ पे जिस तरह की फिल्में राम गोपाल वर्मा बना रहे थे. फिर दिवाकर आए, वो अपनी एक कमर्शियल कॉमेडी लेके आए, घोसला का घोसला ओए लक्की, लेकिन अलग ही स्टोरी टेलिंग थी. LSD अलग ही फिल्म थी. फिर मोटवानी आए, उन्होंने लुटेरा और उड़ान और ट्रैप्ड. सो आई थिंक कमाल की अभी आई थिंक राइट नाउ जो स्टेट है हमारे सिनेमा की, वो बहुत अच्छी है. बिकॉज बहुत सारे यंग फिल्म मेकर्स आ रहे हैं. हमें पता नहीं होता है, पर इंडी स्पेस इतना बड़ा है ना, इतनी कमाल की फिल्म्स बनती हैं इंडी स्पेस में, जो हमें शायद पता भी नहीं होता है. I don't know if I can, of course, vouch for it, but Mubi, if I can promote, but Mubi is that, of course, that platform जहाँ पे आपको ये सब फिल्म्स देखने को मिलती हैं जो अदरवाइज नहीं मिलती हैं अमूमन बाकी प्लेटफॉर्म्स पे. तो मूवी पे बहुत सारे कमाल की फिल्म्स हैं हमारी, इंडी फिल्म्स जो हम देख सकते हैं. अब देखते हो अभी भी इंडी फिल्म्स? ऑफ कोर्स देखता हूँ. Because it helps your craft? It helps my craft. It helps me to find new exciting filmmakers. क्योंकि आगे चल के you never know, I would love to work with them. कि if something किसी चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया, तो I would love to connect with that filmmaker कि हम साथ में कुछ कर सकते हैं क्या. अक्सर लोग ना, मतलब जनरल ऑडियंस इंडी फिल्म्स नहीं देखती unless they understand like cinema. इंडी फिल्म देखकर मिलता क्या आपको, आपके दिल को? कहानी, ऑफ कोर्स, किस तरह से वो कहानी कही गई है, क्या परफॉर्मेंसेस हैं, वो इतनी रियल स्पेस में होती है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. हम लोग ईरानियन सिनेमा की जो बात करते हैं कि इतना रियल होता है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स दे मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसी तरह की जो स्टोरी टेलिंग है वो हमारे यहाँ पे भी है, पर वो लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है. बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म्स बना ली है, अच्छी फिल्म बना ली है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है कि इसको बाहर कैसे निकालें. तो वो भी एक प्रॉब्लम. आई थिंक उसके लिए भी आई होप कुछ ऐसा एक चैनल बने, एक रास्ता बने कि वो लोगों तक पहुँचे वो फिल्म. पर अगर पास्ट की बातें करें,
वही वो 50s और 60s में मैंने ये नोटिस किया कि अक्सर ना जो प्रोटैगनिस्ट थे, इट वुड बी वेरी, आई डोंट लाइक यूजिंग दिस वर्ड, बट वो एक सेल्फ पिटी ओरिएंटेड स्टोरी होती थी थोड़ी कि मेरी कितनी मुश्किल लाइफ है, मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वर्सेस नाउ जहाँ रियल स्टोरी ज़्यादा चल रही है, वे पिटी इज़ नॉट हाईलाइटेड पर हाउ टू गेट आउट ऑफ पिटी इज़ हाईलाइटेड, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट्स अब दिखाई देते हैं कि जो आगे कैसे बढ़े. मुझे लगता है कि ये मेरा थॉट है, आई माइट बी रॉन्ग बिकॉज आई डिडंट नो द फिल्म मेकर ऑफ कोर्स पर्सनली, बट मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोग वो इंडिपेंडेंस के ऑलमोस्ट आसपास था, हमारा देश ऊपर आ रहा था धीरे धीरे, तो ऑफकोर्स ये सब था बहुत उस वक्त, यू नो, उस वक्त ये सब था वेयर पीपल वर लुकिंग फॉर वर्क, उनको समझ नहीं आता कि अभी क्या है क्या नहीं है, समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें. तो आई थिंक वो दौर था जब फिल्म मेकर्स वो कहानियाँ कह रहे थे, स्पेशली जिन फिल्म मेकर्स की मैं बात कर रहा हूँ, यू नो, ऋत्विक घटक एंड रे साहब, ये सब क्योंकि समाज से कहानी उठाते थे, तो इन्होंने वो चीज़ें बहुत देखी हैं क्लोजली. तो आई थिंक इसलिए मुझे लगता है कि उस तरह का सिनेमा, उस तरह की कहानियाँ बन रही थी बिकॉज वैसा हो रहा था. लाइक 70s में जब हम, अगेन मैंने सुना है कि जब एंग्री यंग मैन, जो बच्चन साहब को हम बुलाते हैं, बिकॉज उस टाइम था बहुत एंगर, गुस्सा था, बहुत एंगर था कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, ये नहीं हो रहा है, वो रहा है. तो इसलिए लोग कनेक्ट कर पाए, यू नो, विजय से. उन्होंने बहुत फिल्म में विजय का कैरेक्टर निभाया है, तो उससे कनेक्ट कर पाया कि वो अपने आप को देखते हैं उस एंग्री यंग मैन में. आई थिंक सिनेमा जब चल रहा होता है, जो चीज़ समाज में चल रही होती है, उससे भी बहुत कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आता है सिनेमा पर भी. इसलिए अभी आप जो बोल रहे हैं, विच आई थिंक अगेन इज राइट, कि हाँ सेल्फ पीटी है पर सोल्यूशन ढूंढना है उसका, और सक्सेसफुल होकर निकलना है, तो वही चल रहा है. थोड़ी सी एस्पिरेशनल फिल्में ज़्यादा चल रही है, एस्पिरेशनल फिल्में ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि वही आई थिंक हमारा देश वहीं जा रहा है. श्रीकांत सेम लॉजिक है, एस्पिरेशनल फिल्म है. एक लड़का जिसकी आंखें नहीं है, यू नो, आईसाइट नहीं है, कैसे उसने बहुत गरीबी में पैदा हुआ, बहुत ज़्यादा गरीबी जो हम सोच भी नहीं सकते, उस गरीबी में पैदा हुआ, और वहाँ से कैसे उसने $1 मिलियन कंपनी बनाई है. ये बहुत ही एस्पिरेशनल कहानी है. तो आई थिंक वही हमारा देश वही है अभी, कि कैसे, यू नो, दैट्स वाई पीपल लाइक यू एंड सो मेनी स्टार्टअप्स नाउ हैव ग्रोन. मतलब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है लोगों को ग्रो करते हुए, तो इसलिए ऐसी कहानियाँ अभी चल रही हैं. जब आप किसी ब्लाइंड इंसान का कैरेक्टर निभा रहे हो एज एन एक्टर, क्या आप खुद भी सीन के दौरान ब्लाइंड हो जाते हो? राइट, होना ही पड़ता है, पर आंखें खुली हुई है. बट सबकॉन्शियसली यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है. कैसे? वो पता नहीं कैसे होता है, वो तो नहीं पता ऑनेस्टली, पर हाँ वो करना ही होता है. लाइक इस फिल्म में वही प्रोसेस था मेरा. मैंने डिसाइड किया था कि जिस दिन जब मैं सेट पे पहुंचूंगा और कपड़े पहन लूँगा श्रीकांत के, तो मुझे दिखना बंद हो जाएगा टिल दे से पैकअप. और ये एक मिस्ट्री है, मुझसे भी लोग पूछते रहते थे कि, बिकॉज लोग मेरी हेल्प करते थे कि मुझे पॉइंट A to पॉइंट B अगर जाना है, थोड़ा लंबा है, तो लोग मुझे लेके जाते थे साथ में, कि आई वुड होल्ड समवन्स हैंड, किसी का हाथ पकड़ के मैं जाता था. वो बताता था कि सर ध्यान से, सीढ़ी हैं 2, तो मैं स्टेप डाउन करता था, ओके 2 2 1 में गिन के. फिर मुझे बीच में लोगों ने पूछा कि राज सच में नहीं दिखाई दे रहा है क्या? मैं सर मैं आपको नहीं बता सकता अभी, मैं फिल्म के बाद बताऊँगा. क्योंकि आप जोन में थे. हाँ, मुझे रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो वैसे ये किरदार वैसे होता नहीं कि मैं सिर्फ एक्शन कट के बीच में अगर ऐसे एक्टिंग करूँ, और मुझे वैसी वाली परफॉर्मेंस नहीं देनी थी कि मतलब जो एक ऑब्वियस जो फर्स्ट थॉट आता है व्हेन यू थिंक ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड, वो ऐसा ही आता है कि आप अगर आप बहुत ही क्लीशे सोचे, तो पहले तो हम ऐसी वाली एक्टिंग करते थे, राइट? ऐसी वाली एक्टिंग भी देखी है हमने फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में कि ऐसे ऐसे करते हैं लोग, कोई नहीं करता ऐसा. और उसके बाद जो फर्स्ट थॉट आता है ऑब्वियस वही है कि आप शून्य में देख के और एक हल्का सा बस ऐसे ही रहते हैं, आप बिना पलक झपकाए थोड़ा सा डेड कर लेते हैं अपनी आँखों को. बट मैंने जब वक्त बिताया रियल विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के साथ, तब मुझे समझ आया कि एक्चुअली 20 में से एक ही जना ऐसा है जो ऐसे बिहेव करता है, बाकी 19 आर देयर वाज कांस्टेंट मूवमेंट. उनकी आंखों में कांस्टेंट मूवमेंट था, फेशियल मसल में मूवमेंट था. देन मैं डॉक्टर से मिला, मैंने बोला ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने कहा बिकॉज वो अपने आप को देख नहीं पाते हैं, दिस इज़ हाउ दे फील देयर फेस. उनको लगता है कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं भी इन्वॉल्व हूँ, तो ये फील जो होता है ना कि मैं अपना फेस फील कर रहा हूँ, वो इससे होता है. व्हेन यू रेज योर आईब्रोज और देयर इज अ कांस्टेंट मूवमेंट इन योर आईबॉल्स, इससे होता है. वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो मसल, फिर वो मसल में आ जाता है ऑफकोर्स आफ्टर अ पॉइंट. तो मुझे वो बहुत एक्साइटिंग लगा. देन आई ऑफकोर्स मेट श्रीकांत, उसके साथ बहुत टाइम्स बिताया, बहुत कमाल का लड़का है,
बहुत विटी है, बहुत कॉन्फिडेंट है, हमसे ज़्यादा नॉर्मल है, स्टिक यूज़ नहीं करता है बहुत सालों से, देन ऑफ कोर्स उससे बहुत मिला। तो आई थॉट कि ये मुझे कुछ नया मिला है। आई थिंक इस तरह का विजुअली इम्पेयर्ड अभी तक मुझे मेरे जहन में नहीं है कि मैंने देखा है, तो ये करने में बहुत मज़ा आएगा। टफ था ऑफकोर्स, बहुत चैलेंजिंग था, बट दैट्स वाई दैट प्रोसेस कि अगर मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा, इफ़ इट वोंट बी अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी इन लाइफ, तो बहुत फेक लगेगा। अगर मैं सिर्फ एक्शन कट के बीच में सडनली एक्टिंग करूँगा और फिर नॉर्मल हो जाऊँगा तो अजीब हो जाएगा। और घर जाने के बाद, शूट के बाद ऑफकोर्स आई वुड स्विच ऑफ, बट एक हाँ, जब आप एक कॉन्स्टेंटली एक चीज़ करते रहते हो ना, तो मसल मेमोरी बन जाती है आपकी, राइट? तो कभी कभी बात करते करते बीच में भी हल्का सा मेरा वो ऐसा हो जाता था कि जो इसमें आईब्रो मूवमेंट चल रही है मेरा, तो फिर अपने आप को बोलना पड़ता है आपको, ओके यू लास्ट राइट नाउ। ऑल्सो डर भी लगता है कि ऐसा ना हो कि फिल्म खत्म हो जाए और ये मेरे साथ ही रह जाए। हुआ है कभी? न्यूटन में हुआ था, बिकॉज न्यूटन में मैं थोड़ा सा आंखों का मैंने कुछ अपना किया था कि वो थोड़ा सा बीच बीच में करता रहता है ऐसे, तो मैं फिर शूट के बाद भी मुझे कुछ दिन मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली मैं बात करते करते बीच में मैं ये कर रहा हूँ ऐसे, देन आई हैड टू रियली कंट्रोल इट कि एज एन एक्टर आई कांट डू दिस, लेकिन मैं इसको हिस्सा नहीं बना सकता अपनी ज़िंदगी का। कभी कोई हेलुसिनेशन हुई है? हाँ, आई डोंट नो हेलुसिनेशन बोलेंगे, बट हाँ आई एम श्योर हेलुसिनेशन ही था। पर जब आप इमेजिनेशन में जाते हो तो बहुत ही रियल वर्ल्ड में जाते हो कि आपको दिखे। जैसे शुरू की कुछ फिल्म्स, मैंने एक फिल्म की थी रागिनी MMS, हॉरर फिल्म थी, मेरी सेकंड फिल्म थी, तो उसमें बहुत जोन में था मैं उसमें, तो मुझे हर चीज़ से बहुत डर लगता था। मुझे अगर अंधेरे में उस वक्त आप कहीं खड़ा कर दो तो मुझे लगता था कि शायद मुझे दिख जाएगा, तो मैं कभी भी किसी ब्लैंक स्पेस में 2 सेकंड से ज़्यादा देखता ही नहीं था, बिकॉज मुझे लगता था कि अगर मैं 2 सेकंड देखना तो मुझे शायद कुछ एंटिटी दिख जाएगी, तो मैं देखता ही नहीं था। लाइक नहीं दिखनी चाहिए, बिकॉज वो विजुअल मुझे चाहिए नहीं अपनी लाइफ में। दिखती थी चीज़? नहीं, लकीली नहीं दिखी, बट ऐसा आपको बनाना पड़ता है अपने माइंड को कि है, कोई है। ये एक अर्बन लेजेंड है कि जब भी कोई हॉरर फिल्म बन रही होती है तो सेट पे भी कुछ चीजें हो जाती हैं। स्त्री में हुआ था, स्त्री में हुआ था, करेक्ट, स्त्री में हुआ था। हम लोग भोपाल में शूट कर रहे थे और हमें एक सर्कुलर आया था होटल में कि ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, कि आपको परफ्यूम नहीं लगाना है, लड़कियों को बाल खुले नहीं रखने हैं, आपको लोबान जलाते हैं हम लोग हॉरर फिल्म्स में धुआं के लिए, लोबान यूज़ नहीं करना है, और प्लीज़ ग्रुप में जाना है, अकेले कहीं नहीं जाना है। तो हमने कहा ओके, तो मैंने परफ्यूम नहीं लगाया उस दिन कि रिस्पेक्ट देम, वो लोकल है उनको पता है, और लोबान नहीं यूज़ कर रहे थे। तो अराउंड 2:30 बजे के आसपास, नाइट शूट था, तो 2:30 बजे के आसपास हमारे DOP को लगा होगा कि यार ये ना मज़ा आ नहीं रहा यार, लोबान तो चाहिए, तो उन्होंने लोबान चलवा दिया। और आई स्टिल रिमेंबर, एक हमारा लाइट मैन जो है वो कुछ ऐसा 15 फीट की एक वॉल थी, फोर्ट था पुराना कोई, उस पर बैठा था ऊपर अकेला, होता ना एक लाइट लगी हुई, आप उसके साथ बैठे हो, रात के 2:30 बज गए, आपको नींद में भी हो, आप थोड़े वो बैठा है और सीन चल रहा है, और धम करके वो गिरा नीचे, और फर्स्ट थिंग ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग जैसे वो गिरा हुआ कि मुझे किसने धक्का दिया है, मुझे किसने धक्का दिया पीछे से। ऑफकोर्स सब थोड़ा सहम गए थे। फिर सबसे पहली चीज़ हुई कि लोबान बंद करो भाई, लोबान नहीं चलाना है। फिर सबने ऐसे प्रे किया कि अगर वी आर सॉरी वी हैव डिस्टर्ब समवन, हमारी ऐसी मंशा नहीं थी। लोबान बंद किया, वापस रीशूट किया, लकली लाइट बॉय ठीक था, उसको ऑफकोर्स हॉस्पिटल लेके गए, बट या ये हुआ है। जो हॉरर मूवीज जंप स्केयर्स के बिना बनाई जाती है और भी ज़्यादा स्कैरी होती है। दैट्स ट्रू, एक्चुअली जिसमें दिखता ही नहीं है आपको कभी, वो सबसे ज़्यादा स्कैरी होती है। देखते हो आप हॉरर मूवीज? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा क्यों? बहुत मज़ा आता है मुझे। जब भी कोई नई अच्छी हॉरर फिल्म आती है, लगता है कि उसकी बात होती है कि ये अच्छी है देखो, वो मैं देखता हूँ। मैं और पत्रा दोनों देखते हैं। फटती नहीं? अब नहीं फटती, अब नहीं। मैं नहीं देख पाता। अब नहीं फटती, मतलब अब नहीं फटती, ऐसा चैलेंज भी नहीं करता मैं कि अरे घुस जाऊंगा मैं तो एक किसी भी फोर्ट में अकेले, कुछ नहीं होता ये सब, ऐसा भी नहीं है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी मैं रात को कहीं जाना है अकेले तो मुझे लगे कि नहीं सुनो ना, चलो ना। बचपन में तो ये होता था, बचपन में तो मैं हमारा जो गुड़गांव में पुराना घर था, जब पुराना गुड़गांव भी था, तो आंगन था बहुत बड़ा, बीच में जॉइंट फैमिली थी हमारे, ताऊ जी, चाचा जी, मैं, दादा दादी, और टॉयलेट एकदम कॉर्नर पे था दूर कहीं, और एक टॉयलेट था, हम 16 लोग रहते थे उस घर में। तो मुझे रात को अगर जाना है वॉशरूम तो मैं अपनी मम्मी को उठाता था, बिकॉज ये सब उस दौरान जब जी हॉरर शो ये सब देखना शुरू किया था, तो वो बेचारी मेरे साथ जाती थी 2:30 बजे, और वो बाहर बैठती थी, और मैं कहता था मुझसे बातें करते रहो आप, आई शुड नो दैट यू आर देयर। रिलेटेबल। बहुत सारों के लिए आहट, जी हॉरर शो और कोई है फैंस के लिए। या
क्यों पर बनाते अब थे ऐसे शोज? आई नो यार, आई थिंक थ्रिलिंग था, हम भी देखते थे, डरते भी थे पर देखते थे। वैसे वाले देखते थे कि जैसी रात हुई मतलब भूत आएगा तो क्विल्ट के अंदर, फिर कमेंट्री सुन रहे थे, क्या हो रहा है, अभी वो भूत उसको देख रहा है किससे। लेकिन मैंने फिजिकली कभी महसूस नहीं किया है, बट आई बिलीव इन एनर्जीज। मैं किसी स्पेस में जाता हूँ तो फर्स्ट थिंग आई नोटिस इज द एनर्जी। बहुत बार होता है ऐसा कि आप किसी के घर जाते हो या आप किसी ऑफिस स्पेस में जाते हो, जब आप जैसे रेंट पे घर ढूंढ रहे हो बिगनिंग में, तो हम बोलते हैं कि यार नहीं, कुछ एनर्जी ठीक नहीं है इस घर की यार। एंड देन यू एंटर अनदर स्पेस लाइक ये सही है यार, सेम ही घर होगा मेनली मोस्टली, पर उसकी एनर्जी में कुछ बात है। तो आई बिलीव इन दैट। पर एक एक्टर का फर्ज ये होना चाहिए टू बी ऑब्जर्वेशनल, ऑफ कोर्स एंड ये ऑब्जर्वेशन का एक बहुत अनऑब्वियस फैक्टर है या कि किसी इंसान से कैसी एनर्जी मिलती है और करेक्ट किसी स्पेस से कैसी एनर्जी मिलती है। करेक्ट टू से एब्सोल्युटली। डेफिनेटली जहाँ आप शूट कर रहे होते हो आपकी परफॉर्मेंस उस जगह से भी अफेक्ट हो जाती है। एग्जैक्टली। किसी ऐसी जगह में शूट किया जहाँ बुरी परफॉर्मेंस निकली या सही परफॉर्मेंस नहीं निकली? हाँ, नाम नहीं लूँगा ऑफकोर्स फिल्म का, पर उसकी एनर्जी सही नहीं थी। मतलब जगह लोगों कैसी की, सेट की, जगह से ज़्यादा आई थिंक पूरा ओवरऑल जो सब लोगों की मिला के जो एक सिनर्जी थी ना, वो सिनर्जी सही नहीं थी। तो फिर आप भी अंदर जा नहीं पाते हो, वो कुछ ब्लॉक कर रहा होता है आपको, तो फिर काम भी वैसा ही होता है। तो वैसा हुआ है। Was the film a success? नो। No. और ये शूटिंग के वक्त पता था आपको? हाँ, पता था कि नहीं यार ये सही नहीं है, बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एनर्जी यार। मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ। लाइक जैसे बधाई तो बनाई थी हमने, हर्ष, हम सब एक टीम, क्या सिनर्जी थी उस सेट पे। लाइक स्त्री फॉर एग्जांपल, और न्यूटन, सो मेनी फिल्म्स ऑफ कोर्स। पर वो एक होती है, एक एनर्जी रहती है, वो पूरी टीम की साथ आती है, वो जगह लेके आती है, वो लोग लेके आते हैं, वो स्पिरिट आती है, सबके साथ एक ही रूप बन जाते हैं सब, तो उससे चीज़ें बनती हैं। टीम स्पोर्ट की तरह, एग्जैक्टली। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द फुल टीम। आपकी एक्टिंग की एबिलिटीज बहुत फाड़ू है, ऑनेस्टली यू आर अ वेरी फाड़ू एक्टर। थैंक यू भाई। वो वायरल बज़फीड वीडियो हर किसी ने देखा, पता ना, जहाँ आप अलग अलग, बट वो एक झलक है। इवन बेस्ड ऑन योर ट्रैक रिकॉर्ड, आप शायद, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, आप हमारे देश के एक वार्ड एक्टर हो। ओके, थैंक यू, दैट्स द ट्रूथ। जो दूसरे लोग हैं इंडस्ट्री में, आपको लगता है वो आपके साथ खुद को कंपेयर करते? बिकॉज एज ऑडियंसेस समटाइम्स वी फील दैट मे बी पीपल लुक एट राजकुमार राव एज अ कॉम्पिटिशन। ये जो एक जेलसी वाली फीलिंग है, या यू नो पीपल आर थिंकिंग ऑफ यू एज कॉम्पिटिशन, वो आपको बॉदर करती है, या यू with maturity and age you've gone beyond it? I'm also एक 15-year time span का सवाल है। करेक्ट। ऑनेस्टली मैं दूसरों के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा यार, मतलब वो कैसे देखते हैं, पर मेरे दिल में ऑनेस्टली दिमाग में कभी कंपटीशन रहा नहीं। और उसका कारण ये है कि मुझे लगता है कि किसी भी आर्ट फॉर्म में कंपटीशन होना नहीं चाहिए। लाइक हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि एक्टिंग, सिनेमा भी एक्टिंग भी आर्ट फॉर्म है ना, अभिनय आर्ट फॉर्म है, जैसे पेंटिंग आर्ट फॉर्म है, यू नो। आप ये नहीं कह सकते कि यू नो माइकलएंजेलो इज़ अ बेटर वन देन राफेल, आप ये नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही आई थिंक वो दोनों की अपनी एक अपनी अपनी कला है। ऐसी आर्ट फॉर्म में आपको नहीं, आई थिंक ऐसा हो नहीं सकता। आई थिंक जब आप वो समझ आ जाता है आपको से, एक मेच्योर आर्टिस्ट अगर बनाएगा और एक माइकलएंजेलो कुछ बनाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि यार ये कंपटीशन नहीं है, क्योंकि माइकलएंजेलो ही इज स्टार्टिंग आउट। पर जब दो प्योरिटी से जब दो आर्टिस्ट आते हैं ना, एक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए। लाइक आई कांट चूज इफ मनोज सर इज़ बेटर और इरफान सर इज़ बेटर, बिकॉज वो दोनों अपनी अपनी फील्ड में बहुत कमाल है। उन्होंने जो काम किया है, इरफान सर जो काम छोड़ के गए हैं, मनोज सर जो काम कर रहे हैं और या पहले किया है, वो दोनों में आप कंपेयर नहीं कर सकते कि हासिल के इरफान सर अच्छे हैं कि सत्या का भीखू मात्रे अच्छा है। दोनों बहुत अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे। तो लेट्स नॉट उसमें कंपटीशन में नहीं घुसना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ, इसलिए मैं कंपटीशन में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं अपने आप के साथ कंपटीशन करता हूँ ऑफकोर्स, कि ऐसा नहीं हो कि 10 साल पहले जिस तरह का काम कर रहे थे अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं और कोई ग्रोथ ही नहीं है। पर क्या एक एक्टर के आसपास के लोग उस थॉट को एनकरेज करते हैं
क्योंकि यूट्यूब में ये कभी कभी होता है हाँ कि यूट्यूब में भी यही मेंटालिटी होती है बहुत सारों की, एक्चुअली कंपटीशन नहीं है, हर कोई अपने खुद के ही करेक्ट जर्नी पे है, बट आसपास के लोग कहने लगते हैं। नहीं, मेरे आसपास के लोगों को भी ये बहुत ही एक क्लैरिटी है, दे नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, तो उनको पता है कि मैं किस चीज़ में बिलीव रखता हूँ, किस चीज़ में नहीं रखता हूँ, तो वो भी आई थिंक इस चीज़ में नहीं घुसते हैं कभी। उनको जबकि ये बोला गया कि कभी कोई ऐसी कहानी